अब बहाना ये दिया जा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन होने की वजह से आंदोलन नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की वजह से आंदोलन हो रहा है। जो वहां की सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी। और इसी तरह का आंदोलन आप लोगों ने तब किया था जब राजशाही थी, जब आपका देश एक हिंदू राष्ट्र था, आपके यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, तब भी आपने इसी तरह के लालछन लगाए थे कि राजा भ्रष्ट हो चुका है। लोकतंत्र की डिमांड की थी और लोकतंत्र आपके देश में स्थापित हुआ और आपने एक हिंदू राष्ट्र से उसे सेक्युलर राष्ट्र बनाने में पूरा सहयोग किया। और आज आप उसी देश को जो राजशाही से लोकतंत्र की तरफ आया था, आज लोकतंत्र से रोडतंत्र की तरफ चला गया है। आज आपके देश में किसी को इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को 500-500 रुपए देगा, आपके दिमाग पर कंट्रोल करेगा और भीड़ तंत्र के माध्यम से, रोड तंत्र के माध्यम से सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो जाएगा। एक समय था जब राजशाही हुआ करती यानी राजाओं का दौर, फिर आया लोकतंत्र और अब जमाना है रोड तंत्र का। ये रोड तंत्र आपने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, म्यांमार में देखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखा और अब नेपाल में देख रहे हैं। नेपाल पूरी तरह से जल रहा है, सड़कें आग की लपेटों में हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं और सरकार गिर गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आग सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप के बैन से शुरू हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आग हमारे भारत तक भी पहुंच सकती है भविष्य में? क्या भारत के पड़ोसी देशों में जो सड़क सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है वो भारत में भी दोहराया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नेपाल में हालात क्यों बिगड़े। दरअसल नेपाल सरकार ने 2023 में एक नया नियम बनाया था। इस नियम के मुताबिक हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में एक लोकल लियाजन ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य था। इस ऑफिसर का काम होता नेपाल सरकार और सोशल मीडिया कंपनी के बीच में संपर्क स्थापित करना। अगर सरकार को किसी कंटेंट को हटाना हो या किसी यूजर का डाटा चाहिए हो तो वो इसी ऑफिस से संपर्क कर सकती थी। और इसमें क्या गलत है साथियों? सोचिए, आपके देश में कोई कंपनी व्यापार करने आई है और वो आप ही के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करे, उनका पालन ना करे, तो क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? लेकिन टिकटॉक ने तो ये बात मान ली और अपना एक प्रतिनिधि नेपाल में नियुक्त भी कर दिया। लेकिन वहीं बात करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे बड़ी कंपनियों की, तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि वे पहले से ही ग्लोबल स्तर पर सरकारों के लिए संपर्क के चैनल रखते हैं, अलग से हर देश में ऑफिस रखना व्यवहारिक नहीं है। सोचिए, ये बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि इस देश के नियमों का पालन करने से मना कर रही हैं। वो सरकार को सीधी चुनौती दे रही हैं कि हम आपके देश में काम भी करेंगे, आपके देश में रहेंगे भी और आपके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन भी नहीं करेंगे। आपके देश से कमाई करके विदेशों में ले जाएंगे और वहीं अगर सरकार को आपसे कोई काम होगा तो आपको उनके विदेश यानी उनके देश में जाकर अपने ही लोगों का डाटा मांगना होगा, अपने ही देश में हो रही गतिविधियों पर आपको उनको बोलना होगा। नेपाल सरकार ने कंपनियों को 7 दिन की चेतावनी दी थी, लेकिन कंपनियों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने इसे अपना अपमान समझा और इन सभी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया यानी बैन लगा दिया। बैन लगाने की धमकी दे डाली। इसी फैसले के खिलाफ नेपाल का युवा सड़कों पर उतर आया। उन्हें लगा ये उनकी आज़ादी पर हमला है और सरकार इंटरनेट सेंसरशिप की तरफ बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के एक फैसले के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब देश को आग के हवाले कर देना है? जो भीड़ आज सड़कों पर उतरी हुई है उनको अपनी आज़ादी का मतलब सोशल मीडिया लग रहा है। उनको लग रहा है कि अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से आज़ाद है। आज देखिए, आज की युवाओं की स्थिति, मनोस्थिति क्या है। वो सोशल मीडिया पर अपने आप को मौजूद रखना, अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। क्या भीड़ तंत्र लोकतंत्र से बेहतर है? देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और आंदोलन का अधिकार सबको है और होना भी चाहिए, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़ और अराजकता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। नेपाल में जो हिंसा हुई वो निंदनीय है। ये जो नेपाल के लोग आज अपने ही देश को आग के हवाले कर रखे हैं, उनको ये सोचना चाहिए क्या वो सच में आजाद हैं? नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे ये ऐप शामिल हैं। इन सभी को बैन करने का आदेश दे दिया गया। सरकार का कहना था ये कंपनियां नेपाल के कानूनों का पालन नहीं कर रही थी और जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी आपके देश के नियमों का पालन नहीं करे, उसका उल्लंघन करे, तो उसको बैन करना भी चाहिए। इसमें गलत क्या है? कोई स्थानीय कार्यालय नहीं है इनके पास, कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है वहां पर, कोई ग्राइवेंस ऑफिसर नहीं है। यानी अगर कोई गलत सूचना, नफरत फैलाने वाला कंटेंट या साइबर क्राइम होता है तो नेपाल में कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने कहा कि देश की सार्वभौमिकता यानी कि सॉवरेनिटी और कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, लेकिन इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। देखते ही देखते राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में भारी विरोध शुरू हो गया। इस विरोध का नेतृत्व किया जेन जेड यानी युवाओं ने।
संसद भवन को घेर लिया गया, मंत्रियों के घरों में हमले हुए, उनके घर जला दिए गए, सड़कें जाम कर दी गई, गाड़ियों में आगजनी की गई, इमारतों में आगजनी की गई। पुलिस और सेना ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज, यहां तक की गोलीबारी तक की। नतीजा, कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक और सैकड़ों घायल हैं। हालात इतने बिगड़े कि सरकार को बैन वापस लेना पड़ा और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि कौन सही था और कौन गलत। आइए जानते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि विदेशी कंपनियां बिना जवाबदेही के काम कर रही हैं, झूठी खबरें, हेट स्पीच, आतंकवाद, साइबर क्राइम, इन सबको रोकना जरूरी है, देश हित सबसे ऊपर है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी कहते हैं ये सीधा निशाना हमारी आजादी पर है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश है, सरकार भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है, सोशल मीडिया ही हमारी आवाज है और सरकार ने उसे छीन लिया है। मैं नेपाल सरकार से सहमत हूं साथियों। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भीड़, कोई भी व्यक्ति देश की संप्रभुता और देश के सम्मान और देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सरकार देश हित में कोई फैसला लेती है तो जनता का क्या अधिकार है? एक सच्चे देशभक्त जनता का अधिकार है कि सरकार का समर्थन करे। जो लोग सड़कों पर उतरकर अपने ही देश को जला रहे हैं, अपने ही देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, एक वक्त बाद इन लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। ना इनमें से कोई मंत्री बनेगा, ना ही इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ये भीड़ मेरी समझ से उन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा भड़काई या फंडिंग की गई है जिनको नेपाल में बैन किया गया है। इस भीड़ ने ना तो अपने भविष्य की चिंता की और ना ही अपने देश के भविष्य की इनको चिंता है। ये लोग अपने ही देश के गद्दार हैं। जिस देश की जनता इस तरह के कृत्य करती हो, उस देश को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती। उस देश, ये अपने ही देश की नींव में बारूद लगाकर उसे समूल रूप से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने ही भविष्य को जला रहे हैं। अगर कल को भारत सरकार भी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देती है तो क्या भारत के लोग भी अपने देश को आग के हवाले कर देंगे? क्या भारत में भी ऐसा ही हो सकता है? साथियों, हमारे विपक्ष नेता, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका तो शायद यही स्वप्न है। वो भी यही चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो रोड तंत्र देखने को मिला है, विपक्षी नेता चाहते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले ताकि यहाँ पर राष्ट्रवादी लोगों की सरकार हटाई जा सके। लेकिन एक बात याद रखना, बिना पैसों के और बिना फंडिंग के कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता है। इसका साफ मतलब है कि कोई ना कोई तो है नेपाल को जलाने के पीछे, कोई तो फंडिंग कर रहा है। असल में ये बेवकूफ नेपाली चंद पैसों के लिए अपने ही देश को जला रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अगर अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुए भी हैं तो नई कंपनियां आएंगी। यूट्यूब जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, फेसबुक जाएगा तो दूसरा कोई आएगा, टिकटॉक गया था कोई दूसरा आया, चिंगारी आई, मौज आया। अगर ये अगर ये सोशल मीडिया ऐप बैन हो रहे हैं तो कल को कोई राष्ट्रवादी कंपनियां खड़ी होंगी और सोशल मीडिया का इन्वेंशन करेंगी। तो उनको दिक्कत कहां है? कुछ दिनों की हो सकता है परेशानी हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, अभी अमेरिकी कंपनियां आप पर राज कर रही हैं, फिर आपकी स्वदेशी कंपनियां होंगी और उनकी जगह ले लेंगी। लेकिन ये लोग चंद पैसों और अफवाहों में अपने ही देश को जला रहे हैं। जो कंपनियां नेपाल को जलाने के लिए फंडिंग कर सकती हैं, वही भारत में भी कर सकती हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत से गद्दार, लालची लोग मौजूद हैं। साथियों, जो कंपनियां नेपाल को जलाने के लिए फंडिंग कर सकती हैं, सोचो वो कंपनियां किसी भी देश के लिए कितनी खतरनाक और कितनी घातक होंगी। इन उपद्रवियों को देखकर तो लगता है कि नेपाल सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था वो बिल्कुल सही था। मैं तो कहूंगा इसकी जांच हो और अगर इस उपद्रव के पीछे कोई भी सोशल मीडिया ऐप पाया जाता है तो भारत सरकार भी उसे अपने यहाँ से तुरंत बैन कर दे। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया ऐप्स नेपाल में फंडिंग करके वहां पर तख्ता पलट कर सकती हैं, वहां का माहौल खराब कर सकती हैं, तो क्या पता आने वाले समय में भारत में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जाए। साथियों, इन लोगों पर मुझे तरस आता है। जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर चैट करना, सोशल मीडिया पर वीडियो डालना, इन सब को अपनी आज़ादी समझते हैं और वो सोचते हैं कि पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। उनको नहीं पता कि इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स बनाने वालों ने हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। पहले लोग बिजनेस करने के लिए आए थे और आज भी ये लोग गुलामी की मानसिकता से जूझ रहे हैं। ये नेपाल के जितने भी 14, 15, 16, 17, 18 साल के लोग हैं, ये नई उम्र के जो बच्चे हैं, ये आज भी गुलामी की मानसिकता लेकर अपने जहन में चल रहे हैं। इनको पता भी नहीं है कि ये पूरी तरह से उन सोशल मीडिया ऐप्स के कंट्रोल में हैं, जो उनसे उन्हीं के देश में आगजनी करवा रही। जो 19 बच्चे मारे गए हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा? उनके परिवार का सहारा कौन बनेगा? कौन उनकी माँ और बाप को जवाब देगा? इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति भारतीय मीडिया कर्मचारी से लड़ता हुआ नजर आता है और कहता है यहाँ पर हजारों सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया है, आप यहाँ पर क्यों आए? सोचिए, उसकी मानसिकता सोचिए, कितनी छोटी सोच है। उसको लगता है कि अगर सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया तो उसको गुलाम कर लिया गया है, उसकी आजादी खत्म कर दी गई है। अरे बेवकूफो, हकीकत में तो गुलाम तुम अब हो। जो कृत्य तुम कर रहे हो नेपालियों, इससे साबित होता है कि तुम सच में गुलाम हो। तुम्हारी मानसिकता गुलामों की मानसिकता है। कुछ कंपनियों ने आप पर अपना इतना अधिकार कर लिया है, अपने आपके दिमाग को इतना कंट्रोल कर लिया है कि आपको आपकी ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
आप अपने ही देश की गाड़ियों को जला रहे हैं, अपने ही देश की सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। जो पैसा है, कहां से आता है ये पैसा? ये जो पैसा है, ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, संपत्ति को जो आग लगा रहे हैं, वो आप ही के जेब से निकाला गया है टैक्स के रूप में, और जो भरपाई होगी वो भी आप ही के जेब से होगी। अब बहाना ये दिया जा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन होने की वजह से आंदोलन नहीं हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की वजह से आंदोलन हो रहा है। जो वहां की सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी थी। और इसी तरह का आंदोलन आप लोगों ने तब किया था जब राजशाही थी, जब आपका देश एक हिंदू राष्ट्र था, आपके यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, तब भी आपने इसी तरह के लालछन लगाए थे कि राजा भ्रष्ट हो चुका है। लोकतंत्र की डिमांड की थी और लोकतंत्र आपके देश में स्थापित हुआ, और आपने एक हिंदू राष्ट्र से उसे सेकुलर राष्ट्र बनाने में पूरा सहयोग किया। और आज आप उसी देश को जो राजशाही से लोकतंत्र की तरफ आया था, आज लोकतंत्र से रोड तंत्र की तरफ चला गया है। आज आपके देश में किसी को इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को 500-500 रुपए देगा, आपके दिमाग पर कंट्रोल करेगा और भीड़ तंत्र के माध्यम से, रोड तंत्र के माध्यम से सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो जाएगा। ये है आप लोगों की मानसिकता। तो सोचिए आप कितने आजाद हैं। आज आप लोकतंत्र से रोड तंत्र पर आ चुके हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और आज नेपाल में कोई फर्क नहीं रहा। मैं सभी भारतवासियों से और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से विनम्रता पूर्वक एक बात पूछता हूं। साथियों, क्या आजादी का मतलब अपने ही देश को आगजनी करना है? अपने ही देश में अपने ही नेताओं को, अपने आपके द्वारा चुने गए नेताओं के घर को जला देना है? क्या उनके घर में परिवार नहीं है? उनके परिवार में बच्चे नहीं हैं? यदि जो लोग दूसरे के घरों को जला रहे हैं, कभी सोचिए, विचार कीजिए, अगर आपके घर को कोई जलाकर चला जाए तो कैसा महसूस होगा? साथियों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नेपाल सरकार सही थी या वहां की जनता सही है? और अगर भारत में भी ऐसा हुआ तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कमेंट कर जरूर लिखिएगा। वीडियो शेयर कीजिए और देश हित में सोचने वाले हर नागरिक को ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी जागरूक हो सके। और कल अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी भारत में इसी तरह का रोड तंत्र लाने का प्रयास करती है तो हमारे युवा इतने जागरूक होने चाहिए कि उन कंपनियों को लात मारकर भगा दें।